Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस में हमने बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। हम चाहते हैं कि आप सीखें और समझें कि किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स काम करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कस करना। एंड पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कि निफ्टी अब कहाँ खड़ा है और क्या हो सकता है आगे। एंड देन हमारे यूट्यूब वीडियो पे जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स में जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमने कल बात किया था कि जो निफ्टी का व्यू है वो अब जा चुका है बियरिश, अगर आपको याद होगा। तो कल हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अब निफ्टी क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है, साथ ही साथ इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10 और 20 इसको भी इसने ब्रीच कर दिया था, तो हमने कहा था कि इसका व्यू हो जाएगा एक बियरिश। ठीक है। और क्योंकि कल आपको कोई भी अच्छे खासे नीचे के लेवल पे पुट राइटर्स नहीं शो हो रहे थे, तो हमने कहा था कि शायद चांस ज्यादा है कि मार्केट एक फॉल दिखा सकता है। चलिए, तो सेम उसी तरीके से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बार ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख लेते हैं एंड ओआई के डेटा के साथ साथ एक बार मूविंग एवरेज को रख के डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें समझी होंगी। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी भी स्टॉक को या इंडाइसेस को एनालाइज कर रहे हैं डेली फ्रेम पे, तो हमेशा याद रखो कि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ना, बेसिकली फ्यूचर स्टॉक्स, ठीक है ना, वो स्टॉक जिसमें एफ ट्रेडिंग होता है। तो ओआई का डेटा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बहुत बेहतरीन टूल है एनालिसिस करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप ये सीखें। तो कृपया वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। कुछ भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम डेफिनेटली अगले वीडियो में आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, अब देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारा व्यू बियरिश है मार्केट को लेके, और आज की जो आप कैंडल क्लोजिंग देखेंगे तो कैंडल क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा वीक लगती है। तो क्योंकि कैंडल भी वीक है, हमारा व्यू भी बियरिश है, तो पहले बात करते हैं कि कल को अगर गैप डाउन होता है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर गैप डाउन होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बात तो तय है कि जो आज का लो है विच इज 22,986, और अगर आपको याद होगा तो 23,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और इस लेवल पे थोड़े से अच्छे खासे पुट राइटर भी खड़े हैं। मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मार्केट के लिए 23,000 तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर 23,000 टूटता है तो नीचे के लेवल पे 22,700 तक का एक जोन खुला है। ठीक है। किसी एक सब्सक्राइबर ने बीच में कमेंट किया था कि सर, बताइएगा किस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन हम निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे, बट अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखो, अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो क्या हुआ, निफ्टी ने इस पर्टिकुलर जोन में ना टाइम स्पेंड किया, और जब जब निफ्टी इस पर्टिकुलर टाइम जोन में आया ना, उसने क्या किया, एक रिवर्सल दिया है। मतलब ये जोन को मैं कह सकता हूँ वो जोन जहां से बाइंग आता है, मतलब डिमांड। ठीक है ना, ये एक डिमांड जोन है। अब क्या हुआ कि ये जो आपका एरिया था, इस जोन को क्या किया, निफ्टी ने बहुत ही बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब क्या हुआ, आपने ब्रेक डाउन कर दिया एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन को, तो अब आप नीचे फिसल के आ गए दूसरे डिमांड जोन पे। तो अब इसके पहले डिमांड जोन कहाँ था, तो ये 22,700 के आसपास था। तो अब अगर समझो रिलीफ नहीं होता मार्केट में और कंटिन्यू सेलिंग आती रहती है, तो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन तक जाने का चांस रखता है। देखो, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ चांसेस। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है पूरा। तो अब अगला जोन कहाँ, अगला रिवर्सल कहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन से आपको रिकवरी दिखाया हुआ था। ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। तो अब देखिए, कल के लिए जोन क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो 23,000 से लेके 22,986, या राउंड फिगर 980 कर लेते हैं। ये 20 पॉइंट के दायरे को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ईएमआई तो देखो, नीचे के लेवल पे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ही नहीं, क्योंकि आप सारे के सारे ईएमआई के नीचे है ना, ये 100, देन
200, 50, 20, 10, आप इन सबके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब नीचे तो आपके पास ईएमएस है नहीं। तो अब क्या करते हैं, ऑप्शन का तड़का लगाते हैं, आइए। तो देखिए, जो आपके सामने ओपन इंटरेस्ट का डेटा अवेलेबल है, आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 23,700 पे जो आप खड़े ना पुट राइटर्स, बहुत हैवी पुट राइटिंग है, बहुत हैवी। और कॉल ना ना के बराबर है, मतलब कॉल है ही नहीं, देखिए इन लेवल पे। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे ना कॉल्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुट राइटर खड़ा हुआ है। मतलब इस जोन को तोड़ना मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा कल के सेशन में। तो अब अगेन 22,700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन भी है, वहां से एक बार रिवर्सल आया हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन कैंडल खड़ा है हमारा पुट राइटर का, इसलिए इस जोन को तोड़ना कल थोड़ा सा मार्केट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन समझो सेलिंग प्रेशर बहुत है और मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो फिर नीचे और फिसल सकता है। बट पहला स्टॉप कहाँ आता है, तो इस पर्टिकुलर जोन पे आना चाहिए। तो आइए एक बार लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या जोन बन सकता है, तो सबसे पहले 23,000 से लेके 23,980, ये एक जोन हो गया। इसके नीचे देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, ये ना ये वाला जो जोन है ना, ये यहाँ पे मैं एक बार ना मार्क करता हूँ। ये देखिए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 दिन यहाँ से भी एक रिवर्सल आया हुआ है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ चार्ट पे, तो देखिएगा, ये आता है तकरीबन तकरीबन 22,975, बराबर ना, 22,975। तो अब 23,000 सस्टेन करना है, 22,980 सस्टेन करना है। ये 20 पॉइंट निकले तो नीचे के लेवल पे आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप 22,975 तक जा सकते हैं। ये भी अगर सस्टेन नहीं होता है, ठीक है, अगर ये भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर 22,900 पे आपका पुट राइटर खड़ा हुआ है। देख लेते हैं एक बार ना, ये देखिए 22,900। लेकिन ये पुट राइटर सस्टेन होने के चांस कम है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग कितनी कम पुट राइटिंग है। तो अगर एक बार आपने ये ब्रिज कर दिया, तो 22,800 और 22,700, ठीक है ना, ये आपके लेवल हो जाएंगे नीचे के लेवल पे। अब अगेन आप कहेंगे कि सर ये बहुत बड़े लेवल्स हैं। जी हाँ, बहुत बड़े लेवल्स हैं, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे कुछ नियर दिख ही नहीं रहा चार्ट्स पे। तो 22,800 और लास्ट में 22,883। तो 22,780 एंड देन 22,700, ये कुछ लेवल्स हैं जो नीचे के आपको दिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, अब समझो गैप अप होता है। तो गैप अप होगा तो सबसे पहले तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये जो जोन है ना, जो डिमांड जोन है हमारा, इस डिमांड जोन से बाहर निकलना है। तो अगर गैप अप होगा तो 23,109 से 23,208, ये 100 पॉइंट का जो डिमांड जोन है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ पे भी अगर आप ऑप्शन ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, तो देखिए ऑप्शन चेन का डेटा भी इतना कुछ खास नहीं है जो आपको रोक सके, बिकॉज 23,200 पे भी जो कॉल राइटर है वो बहुत ही नॉमिनल कॉल राइटर है कंपेयर टू 23,300। तो अगर समझो गैप अप होता है और आप गैप अप में 23,100 और 200 को सस्टेन कर लेते हैं, तो ऊपर आप 23,300 तक जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि मैंने किस तरीके से ये लेवल्स निकाले हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं 10 और 20, इसको अचीव करना है। तो 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो अभी के लिए खड़ा है 23,389। बट उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 23,300 के कॉल राइटर को ट्रैप करना पड़ेगा। और ट्रैपिंग कब होगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ लेवल्स थे हमारे कल के लिए निफ्टी के। व्यू हमारा, ओवरऑल व्यू हमारा बना है बियरिश, ओवरऑल व्यू बियरिश है। लेकिन क्योंकि इतनी गिरावट हो चुकी है मार्केट में, तो एक हल्का सा, एक देखो, हम हमेशा हमने बात किया है कि मार्केट कभी भी एक साथ नीचे नहीं आता ना एक साथ ऊपर जाता है। तो अब क्योंकि इतना गिरावट दिखा दिया है, तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दे के थोड़ा ऊपर आए, मे भी थोड़ा साइडवेज हो जाए, एंड देन अगला मूव आ सकता है आइदर साइड, ठीक है। चलो, तो हमें अगेन मैंने कहा ना, इस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमें हर प्रोबेबिलिटी के लिए, हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ता है, इसलिए डे ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो बिगिनर लेवल पे ये कहा जाता है आपसे कि आप प्लीज ध्यान दीजिए समझने पे किस तरीके से चीजें चीजें काम करती हैं, फिर अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आज देखो हैवी सेलिंग था स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो तहलका मच गया था कि 3%, 3.5% से स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स डाउन थे। तो इतने खराब सिचुएशन में ना कोई स्टॉक टिक नहीं पाया। तो आज वैसे कोई स्टॉक है नहीं हमारे पास डिस्कशन करने के लिए, तो क्या करते हैं डायरेक्टली हम हमारे सब्सक्राइबर्स की कमेंट्स ले लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ बंद, और सीधा हम चलते हैं हमारे यूट्यूब का के कमेंट सेक्शन पे। तो देखिए सबसे पहले तो ये शकील रिजवी जी हैं। रिजवी जी का कहना है कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसको, कैसा है ना कि जो सेबी के कुछ गाइडलाइन, स्टॉक को हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते आपको यहाँ पे, ठीक है, बट हाँ एजुकेशन तो पक्का दे सकते हैं, एजुकेशन के लिए कोई मना नहीं करता, नॉलेज हमेशा देना चाहिए। तो देखिए कैसा है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा रिजवी जी, कृपया इस बात में ध्यान दीजिएगा। रिजवी जी नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक आप चीज हमेशा नोट कर सकते हैं, क्या, कि अगर देखो जॉब कर रहे हैं, सेविंग्स करना है, और हमें एसआईपी स्टार्ट करना है, तो अब देखो आपको ये नहीं पता कि कौन सा सेक्टर जाने वाला है, बूम करने वाला है, या कौन सा सेक्टर नहीं चलने वाला। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में ना किसी स्टॉक को लेने से वजह क्या है ना, अच्छा क्या चीज है, अच्छा ये कि आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। ईटीएफ क्या होते हैं, तो ईटीएफ आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। आपको बहुत सारे ईटीएफ मिल जाते हैं, बराबर ना, आपको बहुत सारे ईटीएफ मिल जाते हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 बड़ी कंपनी में लगाना है तो निफ्टी 50 ईटीएफ आपको मिलता है। स्मॉल कंपनी में लगाना है तो स्मॉल कैप का आपको ईटीएफ मिल जाता है। अगर मीडियम साइज कंपनी में लगाना है तो आपको मिड कैप ईटीएफ भी मिल जाते हैं। तो ईटीएफ में पैसा लगाना यूजुअली बेहतर होता है जब आप एसआईपी के लिए जाते हैं। अगेन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में बात करने बैठेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में जो मैंने देखा है उसके हिसाब से ईटीएफ बेहतर होता है। अगेन मैंने वर्ड यूज किया, मैंने देखा है वो हिसाब से, ठीक है ना। और हाँ यहाँ पे और एक बात, कि हम अगर किसी स्टॉक के ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हैं, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर आप किसी स्टॉक के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ ही साथ क्या कीजिए, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और गोल्ड ईटीएफ में भी पैसा लगाइए। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने क्या किया कि 100 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, तो लगे हाथ क्या करो, 100 रुपया गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड हमेशा आपकी पोजीशन को हेज करता है, गोल्ड हमेशा आपके पोर्टफोलियो को हेज करता है। तो अब आपके पास पैसा नहीं कि आप गोल्ड खरीद सके, तो ईटीएफ आपको मिलते हैं, 100 रुपए के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अगेन ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है स्ट्रेटेजी, कि आप स्टॉक ईटीएफ लीजिए, साथ ही साथ उतने अमाउंट का गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। इससे क्या होता है, गोल्ड का रियल वैल्यू भी आपको मिलता है, और जब स्टॉक गिरते हैं तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से फायदा हो जाता है। बट अगेन ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने शेयर किया है। अब कौन सा ईटीएफ, अगेन मैंने कहा कि एज पर सेबी रेगुलेशंस मैं वो आपको रिकमेंड नहीं दे सकता, बट हाँ पढ़ा जरूर सकता हूँ। तो मैंने बता दिया आपको चीज, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लीजिए और अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और एक कमेंट है जी, नीलेश टांग जी की कमेंट है कि किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन को हम फाइंड करते हैं। तो देखो वीडियो को ज्यादा लंबा किए बिना ना मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो देखो डिमांड जोन बेसिकली वो जोन होता है ना, एक ब्लैक स्क्रीन पे आके समझाता हूँ कि ये एक जोन है, बराबर ना। कैसा, शेयर का प्राइस यहाँ पे आया, अगेन बाउंस बैक देके गया, अगेन आया यहाँ पे, अगेन एक बाउंस दिखाया, अगेन यहाँ पे आया, अगेन बाउंस दिखाया, अगेन आया, एंड अगेन इट स्टोरी कंटिन्यूज। तो बेसिकली जहां पे मार्केट बार बार आके एक रिवर्सल दे रहा है उसको मैं कहता हूँ डिमांड जोन, ठीक है। मतलब डिमांड जोन से क्या होता है ना, एक रिवर्सल पॉसिबल होता है। और जब जब मार्केट किसी एक ट्रेंड लाइन से, जैसे कि देखो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आया गिरा, आया गिरा, आया गिरा, तो किसी भी प्राइस के ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट आता है और रिवर्सल दिखाता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जोन को मैं कहता हूँ सप्लाई जोन, की यहां से सेलिंग आ रहा है। ओके। तो देखिए अगर मैं किसी एग्जांपल की बात करता हूँ, तो ये देखिए स्क्रीन पे पैरादीप एंटरप्राइज, पैरादीप प्रोस्पेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये जो स्टॉक था ना, ये बार बार ना इस पर्टिकुलर दायरे में, देखिए यहाँ पे ना बार बार अटक रहा था,
तो पहले यहाँ पे आया गिरा, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर ऊपर गया, बराबर ना। तो मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पे आके रिवर्सल दे रहे थे, इसलिए क्या हो गया कि ये मेरे लिए हो गया स्टॉक का डिमांड जोन। ठीक है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, हमने उनको यहाँ पे परचेस करने के लिए रिकमेंडेशन दिया हुआ था, अगेन। ठीक है। बट अभी ये बिल्कुल भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं आपके एजुकेशन के लिए। ठीक है जी। तो क्या हुआ था यहाँ पे, एक बाय ट्रेड बना था यहाँ पे, और इसने यहाँ से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिखाया। अब क्या हो गया, अब आज की जो क्लोजिंग है, आपने बहुत ही बुरे तरीके से एक बहुत बियरिश कैंडल के साथ इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो अब ये जोन क्या बन गया, अब ये जोन बन गया सप्लाई जोन, कि अब भविष्य में समझो प्राइस इस जोन पे आएगा तो इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तब तक मैं बुलिश नहीं रहूंगा। तो एक बार इसके ऊपर आपने क्लोज दे दिया, अगेन यहाँ से आपका रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं आता, तब तक क्या होगा, प्राइस यहाँ पे आएगा, अगेन गिरेगा, आएगा गिरेगा, आएगा गिरेगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। और एक बात क्लियर करता हूँ, ऊपर का देखिए, अगर ऊपर की ओर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे, ये इतना जोन, बराबर ना। तो अब ये जो मैंने जोन मार्क किया, ठीक है। अब देखो इस जोन में क्या हुआ, प्राइस आ रहा है, अगेन गिर रहा है, अगेन आ रहा है, अगेन गिर रहा है, अगेन आ रहा है, अगेन गिर रहा है। ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाता है बेसिकली सप्लाई जोन। तो जिस पर्टिकुलर जोन से रिवर्सल आता है बार बार, वो होता है सप्लाई जोन। और जिस जोन से बार बार बाइंग आ रही है, वो होता है डिमांड जोन। बहुत सिंपल है। बाकी आप मल्टीपल चार्ट्स ओपन करके लगा के देखिए, आपको समझेगा कि किस तरीके से प्राइस मूवमेंट देता है। तो जो भी स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हैं, उस स्टॉक को क्या कीजिए, ओपन कीजिए, जोन ड्रॉ कीजिए, और देखिए कि किस तरीके से प्राइस मूवमेंट आ रही है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। आप पे कुछ भी डाउट्स हैं, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।